राधे राधे सभी बच्चों को जो भारत के भविष्य हैं। और तो सबसे पहले मैं बता दूं आज हमें करना क्या है। तो सामने आपको दिख ही रहा होगा प्रत्यावर्ती धारा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर आपका 10वां है। इसके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले में कराऊंगा। इससे पहले मैंने प्रत्यावर्ती धारा के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो 2 वीडियो में मैंने पहले करा चुके हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा की तीसरी वीडियो है जिसमें मैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला कराऊंगा। तो इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला है प्रत्यावर्ती धारा समीकरण। पहले मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा समीकरण और प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण दोनों लिखा हूं। तो प्रत्यावर्ती धारा समीकरण समीकरण तो प्रत्यावर्ती धारा समीकरण आपका I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आई क्या है, आई नॉट क्या है, ओमेगा टी क्या है। तो इसमें आपका आई है धारा का, धारा भी कौन सी, अल्टरनेटिव करंट एसी, धारा का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान। और आपका आई नॉट है आपका धारा का अधिकतम मान, अधिकतम मान, या फिर इसे आप एक और नाम से जानते हैं शिखर मान। इसे आप शिखर मान भी कहते हैं या आप इसे आयाम भी कह सकते हैं, आयाम। इंग्लिश में बोलते हैं इसे पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। और इसमें आपकी ओमेगा दे रखा है, ये है आपकी कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दूसरा है आपका, जैसे मैंने ये बताया आपको प्रत्यावर्ती धारा समीकरण, ऐसे ये दूसरा आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण। तो वो भी सेम है बिल्कुल। तो वो है आपका V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो V है इसमें, जैसे यहाँ पर आपका धारा है, जैसे यहाँ पर धारा है, धारा का तात्क्षणिक मान, वैसे यहाँ पर ये विभव का तात्क्षणिक मान, विभव का तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज। आपका इसमें वी नोट है आपका, ये आपका विभव का, विभव बोले तो अल्टरनेटिव वोल्टेज ए वी, विभव का अधिकतम मान, अधिकतम मान, या फिर इसे भी बोल सकते हैं हम शिखर मान, विभव का शिखर मान। अल्टरनेटिव करंट, वहां पर अल्टरनेटिव करंट है, यहाँ अल्टरनेटिव वोल्टेज है, शिखर मान या आयाम, आयाम यानी एम्पलीट्यूड। और ओमेगा यहां पर भी वही है, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। और इसका फॉर्मूला होता है 2πf। तो ओमेगा बराबर होता है 2πf, और इसमें जहां पर f है आपकी आवृत्ति, और आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और इन दोनों फॉर्मूलों में I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी और V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, इन दोनों ही फॉर्मूलों में जो ओमेगा टी है इसे हम कला भी बोलते हैं, कला यानी फेस। तीसरा हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से कुछ आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम और कोणीय आवृत्ति की। आवृत्ति यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी, और आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, और आपका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, और आपका कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति यानी एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आवृत्ति होती है आपकी f, इसका फॉर्मूला होता है 1/t। आवर्तकाल होता है इसमें t, आयाम होता है इसमें a, या फिर इस a को हम धारा का आयाम होगा तो उसे आई नॉट बोलेंगे, और विभव का आयाम होगा तो उसे वी नॉट बोलेंगे। कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा, ओमेगा बराबर मैंने फॉलो रखा, कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है आपका 2πf। यहां से इस f का भी एक फॉर्मूला बन जाता है, f बराबर ओमेगा अपॉन 2π। ये सभी आपके प्रत्यावर्ती धारा के कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं।
नेक्स्ट है आपका फोर्थ फॉर्मूला, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान जिसे हम कहते हैं IRMS, IRMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और धारा की ये होती है ऐसी प्रत्यावर्ती धारा की वर्ग माध्य मूल मान होता है आपका I0/√2। ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। इसी प्रकार विभव का, प्रत्यावर्ती धारा ये प्रत्यावर्ती विभव है, का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, इसे हम लिखते हैं VRMS, और ये होता है आपका V0/√2। अब एक बात ध्यान रखें आप कि प्रत्यावर्ती धारा को, प्रत्यावर्ती धारा को या प्रत्यावर्ती विभव को जो आपके सामान्य अमीटर वोल्टमीटर होते हैं उनसे नहीं मापते हैं, उनसे हम आपका दिष्ट धारा और दिष्ट विभव को नापते हैं। यानी कि अल्टरनेटिव करंट और अल्टरनेटिव वोल्टेज को जो आपके नॉर्मल अमीटर और वोल्टमीटर होते हैं उनसे नहीं नापते हैं, उनसे आपको डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज को नापते हैं। इनके लिए अलग यंत्र होते हैं जिनका नाम है, प्रत्यावर्ती धारा को नापते हैं आप तप्त तार अमीटर से, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को नापते हैं तप्त तार वोल्टमीटर से। तप्त तार यानी हाई हॉट, हॉट वायर अमीटर से, और तप्त तार वोल्टमीटर को हॉट वायर वोल्टमीटर से। और एक नोट नंबर में आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, यहां से पूछ सकता है टिक मार्का में, तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्टमीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका प्लेटिनम, इरिडियम की मिश्र धातु का तार प्रयोग करते हैं। यानी कि प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का तार प्रयोग करते हैं तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्टमीटर में। आपका पांचवा फॉर्मूला है इसका, प्रत्यय धारा का इंपोर्टेंट फॉर्मूला पांचवा। तो पांचवा है पूरे चक्कर का प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, पूरे चक्कर का धारा का औसत मान। तो इसे हम लिखेंगे I प्रत्यावर्ती धारा, और उसमें पूरे चक्कर का T लिखेंगे, और औसत मान के लिए हम चिन्ह लगाते हैं ऊपर बार। तो ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती धारा का पूरे चक्कर का औसत मान। ये होता है शॉर्ट में लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा I, और औसत मान हो गया आपका बार, और आधे चक्कर का बोले तो T/2। तो ये होता है आपका 2I0/π, ये होता है आधे चक्कर की प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। इसी प्रकार आप प्रत्यावर्ती विभव यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज के पूरे चक्कर का औसत मान तो मैंने यहां लिखा दिया है 0, ऐसे आधे चक्कर का निकाल सकते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं आधे चक्कर का प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान। तो इसे हम व्यक्त करेंगे शॉर्ट में, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज को तो हम V से लिखेंगे। औसत मान पूछ रहा है तो उसके लिए हम उसके ऊपर बार लगा देंगे, तो बार ऐसे औसत मान को बताएगा। अब इसमें करा आधे चक्कर का, तो आधे चक्कर का हो गया तो T हो गया पूरे चक्कर का, और आधे चक्कर का T/2। तो इस पूरी बात को हम ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं VT/2 बार। और ये होता है आपका, इसी प्रकार जैसे ये है प्रत्यावर्ती धारा का है 2I0/π, उसी प्रकार आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान होगा 2V0/π। तो अभी हमने 5 फॉर्मूले प्रत्यावर्ती धारा के इंपोर्टेंट पढ़े। अब मैं पढ़ाऊंगा आपका 6वां फॉर्मूला। अब आप सोचोगे कि सर अभी तो लिख के बता रहे थे, अब ये लिखी लिखाई कहां से ले आई। तो मैं आपको बता दूं 30-40 मिनट की वीडियो में पूरी बना चुका था, और पूरी वीडियो में 10 मिनट तक आवाज आई, और 10 मिनट के बाद माइक हो गया स्विच ऑफ, और मुझे पता नहीं चला, और माइक में से आवाज चली गई, और जब तक मैं सब फॉर्मूले लिख चुका था। तो अब मैं बचे कुछ जो फॉर्मूले हैं वो मैंने लिख लिए, और इन्हें मैं नंबर आपको बता देता हूँ। तो आपका जैसे LCR परपथ में आपका R परपथ है, L परपथ है, LCR परपथ है, C परपथ है, ट्रांसफार्मर है, और आपकी औसत शक्ति है, वाट इन धारा है, उन सभी के फॉर्मूले में लिखाऊंगा।
तो सबसे पहले हम परिपथ पढ़ेंगे। जैसे कि यदि आपके अगर सिर्फ केवल आर परिपथ हो, जैसे कि ये आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, इसमें आर परिपथ लगा हुआ है, ये आर प्रतिरोध का चिन्ह है, तो उसमें आपके क्या क्या फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें प्रत्यावर्ती विभव का क्या फॉर्मूला है। तो प्रत्यावर्ती विभव होता है उसमें V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, ये आपका एसी स्रोत होता है। और प्रत्यावर्ती धारा आती है इसमें I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। और इन दोनों में प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर होता है आपका जीरो। कलांतर होता है आपका, मैं बता चुका हूँ, कलांतर होता है कलाओं का अंतर। अगर मैं विभव की कला और धारा की कला को अगर माइनस करूं तो आपका कलांतर आएगा शून्य। ठीक। अगर मैं आर परपथ का फेजर ग्राफ बनाऊं तो मैं आपका वी आर लेता हूं मैं किसी एक दिशा में, और इसी दिशा में धारा आएगी, क्योंकि अभी आपने देखा है कलांतर शून्य। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि आर परपथ में प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होती है, जैसे कि आपको दिख रही है ऊपर। ठीक है। अच्छा, एल परपथ में क्या है? सातवां है आपका एल परपथ, यानी कि जब परपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व एल लगा हो और ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तब इसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का तो मान यही रहता है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। और इसमें से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जो धारा निकलेगी वो होती है आपकी आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एल परपथ में जो धारा होती है आपकी वो विभव से 90 डिग्री पश्चगामी होती है। और यहाँ पर इस बात को आप ये भी कह सकते हो कि प्रत्यावर्ती विभव धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। अगर मैं इसका कलांतर निकालूं एल परपथ में, तो कलांतर होता है आपका, मैं बता चुका हूं, कलाओं का अंतर। और प्रत्यावर्ती विभव की कला और प्रत्यय धारा की कला, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो कलांतर आएगा पाई बाई टू। ठीक। अब इसका फेजर ग्राफ बनाते हैं। तो फेजर ग्राफ बनेगा आपका वी एल मैंने एक दिशा में ले लिया है आपका प्रत्यावर्ती विभव, और यहाँ पर आपने दोनों समीकरण में देखा कि प्रत्यावर्ती धारा आपकी पाई बाई टू पीछे, तो मैंने पाई बाई टू पीछे कर दी, प्रत्यावर्ती धारा आई। ठीक। और यहाँ पर प्रत्यावर्ती विभव धारा से 90 या फिर पाई बाई टू डिग्री पश्चगामी है, या फिर इसे ये बोलो आप कि प्रत्यावर्ती विभव धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। बात एक ही है। ठीक है। अब इसमें एल परपथ में एक बात जो विशेष है वो है प्रेरणिक प्रतिघात। जो प्रेरणिक प्रतिघात होता है वो एक्सएल होता है, और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ओमेगा आपका कोणीय आवृत्ति, एल आपका होता है आपका स्वप्रेरकत्व। ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि सर प्रेरक प्रतिघात क्या होता है? तो देखो ऐसा है कि जब शुद्ध प्रेरकत्व एल लगा होता है तो ये प्रत्येक धारा के मार्ग में कुछ रुकावट डालता है। जैसे कि धारा के मार्ग में रुकावट डाली गई प्रतिरोध कहता है। जैसे कि आप देख चुके होंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो वैसे ही ये आपका स्वप्रेरकत्व जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे हम प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, उसे हम एक्सएल से व्यक्त करते हैं। तो प्रेरणिक प्रतिघात का जो मात्रक होता है वो आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक तरीका से प्रतिरोधी है, तो इसका मात्रक भी ओम होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक। अच्छा, अगर मैं प्रेरणिक प्रतिघात, अगर मैं एक्सएल ओमेगा एल होता ही है, अगर मैं एल परपथ में आई नोट का मान निकालूं तो एल परपथ में आई नोट होगा वी नोट अपॉन जेड, और जेड होती है प्रतिबाधा, लेकिन एल परपथ की जो प्रतिबाधा वो एक्स एल ही होती है। तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूं आई नोट बराबर वी नोट अपॉन एक्सएल, और एक्सएल का मान है ओमेगा एल, तो आई नोट बराबर हो जाएगा वी नोट अपॉन ओमेगा एल। ठीक। अब चाहो तो इसे एक फोना और बना सकते हो, नहीं तो यही ठीक है कि आई नोट बराबर वी नोट अपॉन ओमेगा की जगह लिख दो आप 2 पाई एफ एल, तो ये फोना और बन जाएगा जब आपको फ्रीक्वेंसी दी हो। ठीक है, पर कोई नहीं, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। आपका सी परपथ, सी परपथ मतलब के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से केवल शुद्ध संधारित्र लगाओ जिसकी धारता सी है। तब अगर बात करें हम कि विभव कितना होगा, धारा कितनी होगी, तो विभव होगा आपका वी नोट साइन ओमेगा टी, और धारा आती है इसमें आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसका मतलब क्या है कि सी परपथ में आपकी धारा विभव से 90 डिग्री अग्रगामी होती है और विभव धारा से 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। अगर मैं कलांतर निकालूं पाई बराबर पाई बाई टू, कलांतर यानी कलाओं का अंतर, मैं बार बार कहता हूं आपसे, कलांतर होता है कलाओं का अंतर, यानी प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव की दोनों कलाओं का अंतर। इसकी कला ये है, इसकी कला से कलाओं का अंतर निकालेंगे तो पाई बाई टू आएगा। जैसे आपका यहाँ पर प्रेरणिक प्रतिघात है और वैसे यहाँ पर है धारतीय प्रतिघात है। ठीक। धारतीय प्रतिघात को हम व्यक्त करते हैं एक्स सी से, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है। इसे भी आप दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो, एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी लिख दो 2 पाई एफ सी। ओके। ठीक। क्योंकि धारतीय प्रतिघात होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में संधारित्र द्वारा डाली गई रुकावट को हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका एलसीआर परपथ। ठीक है, ये आप ध्यान से समझें, ऊपर वाले जो है ये इंपोर्टेंट, लेकिन उन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट श्रेणी एलसीआर परपथ। सर श्रेणी का मतलब क्या है? तो मैं तुमको बता दूं कि हमारे सिलेबस में श्रेणी एलसीआर परपथ है। इसका मतलब ये हुआ कि एक समांतर एलसीआर परपथ भी होता है,
लेकिन हमें सिर्फ श्रेणी एलसीआर परपथ पढ़ना है जब एल सी आर श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हुए हो। तो उसमें आपका फेजर ग्राफ क्या होता है, परिणामी विभव क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होती है, क्या क्या उसका कलांतर होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेजर ग्राफ। तो जब परपथ में एल सी आर तीनों हो तो फेजर ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो एल के सिरों पर विभव होगा वीएल, सी के सिरों पर विभव होगा वीसी और आर के सिरों पर विभव होगा वी आर। यानी वीएल है आपका स्वप्रेरकत्व का विभव, वीसी है आपका संधारित्र का विभव और वी आर है प्रतिरोध का विभव। और ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और ये आपका V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, ये आपका दे रखा है। अब अगर मैं इसका फेजर ग्राफ बनाऊं तो हमें तीनों लेने पड़ेंगे। तो हम तीनों लेते हैं। तो पहले मैं धारा की दिशा निश्चित कर देता हूं। तो धारा की दिशा मान लो ये आपकी आई, ये प्रत्यय धारा की दिशा है। अब मैं वी आर बनाऊंगा तो इसकी दिशा बनाऊंगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती जो आपका विभव प्रतिरोध का वो समान कला में होते हैं। तो मैंने समान कला में कर दिए एक दिशा में। अब धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है जो आपका स्वप्रेरकत्व का विभव है, और धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है आपका जो आपका धारिता का स्वप्रेरकत्व है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि एलसीआर परपथ में परिणामी विभव कितना होता है, तो परिणामी विभव निकालने का फॉर्मूला होता है वी नोट बराबर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। तो वी आर क्या है इसमें सर, तो वी आर है प्रतिरोध के सिरों पर विभव और वीएल है प्रेरकत्व के सिरों पर विभव और वीसी है संधारित्र के सिरों पर विभव। आपको यही नहीं कि फॉर्मूला याद हो, उसमें यह भी पता होना चाहिए आपको किस भौतिक राशि का क्या मतलब है, वी आर का क्या मतलब है, वी आर होता क्या है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक, तो एलसीआर परपथ में अगर प्रतिबाधा निकालनी हो तो पूरे एलसीआर परपथ का प्रतिरोध क्या हुआ, तो पूरे एलसीआर परपथ को हम पूरे एलसीआर परपथ का जो प्रतिरोध होता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं, इसे जेड से व्यक्त करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो आर तो आपका प्रतिरोध है, एक्सएल क्या है याद करो, तो प्रेरकत्व का जो प्रतिरोध है उसे कहते हैं आपका प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल, और जो संधारित्र का प्रतिरोध है उसे कहते हैं धारतीय प्रतिघात एक्ससी। ये एक्सी, ये एक्सएल, ये आर। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इसमें धारा का अधिकतम मान कितना है, तो आई नोट बराबर वी नोट अपॉन आर। आर क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। ओम के नियम से आई बराबर वी अपॉन आर होता है ना। तो अगर यहाँ पर धारा का अधिकतम मान लोगे तो ऊपर विभव का अधिकतम मान आएगा, ठीक है। और यहाँ आर प्रतिरोध है, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिबाधा जेड। तो इस प्रकार हो जाएगा आई नोट बराबर वी नोट अपॉन जेड। ओम के नियम से अगर आप यहाँ लोगे धारा का वर्ग माध्य मूलमान, तो यहाँ लेना पड़ेगा विभव का वर्ग माध्य मूलमान और अपॉन जेड। यानी कि यही है कि अगर तुम जैसा यहाँ लोगे वैसा ही यहाँ लेना पड़ेगा। अगर यहाँ आई नोट लेते हो तो यहाँ वी नोट आएगा, अगर यहाँ आई आर एम एस लोगे तो यहाँ वी आर एम एस आएगा, अगर यहाँ आई लोगे तो यहाँ वी आएगा, नीचे प्रतिरोध रहेगा। लेकिन यहाँ प्रतिरोध प्रतिबाधा, इसलिए मैं जेड लिया है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ श्रेणी एलसीआर परपथ में कलांतर की। तो कलांतर होता है फाई, और इसमें कलांतर निकालने का फॉर्मूला होता है फाई बराबर टेन इनवर्स वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला होता है कलांतर निकालने का फाई बराबर टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ये दो फॉर्मूले, इन दोनों ही फॉर्मूलों की सहायता से आप कलांतर निकाल सकते हो, ठीक। अब इसमें मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखाता हूं, ठीक। तो नोट पॉइंट यहां देखेंगे सभी नहीं। तो नोट पॉइंट है आपका श्रेणी एलसीआर परपथ को, श्रेणी एलसीआर परपथ को फिल्टर परपथ भी कहते हैं। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, फिल्टर परपथ भी कहते हैं, भी कहते हैं। यानी कि अगर फिल्टर परपथ आए तो समझना श्रेणी एलसीआर ही परपथ है। तो अगर वो नाम बदल के दे तो तुमको डरना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो जितना ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एलसीआर परपथ है, उतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका अनुनादी परपथ, यानी कि रेजोनेंस सर्किट। अब सर ये क्या है, तो मैं इसकी परिभाषा बताऊं तुम्हें, ऐसा परपथ जिसमें धारा का मान अधिकतम प्राप्त हो, ऐसा एलसीआर परपथ। हम कहेंगे ऐसा एलसीआर परपथ, ठीक। ऐसा एलसीआर परपथ जिसमें धारा का मान अधिकतम प्राप्त हो, तो वो कहलाता है अनुनादी परपथ। अब तुम सोच सकते हो धारा का मान अधिकतम कब प्राप्त होगा, तो धारा का मान अधिकतम तभी प्राप्त होगा जब प्रतिरोध कम हो। और प्रतिरोध को हम कैसे कम कर सकते हैं, प्रतिरोध यानी प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा कैसे कम कर सकते हैं, तो प्रतिबाधा इसमें सबसे कम करने का एक ही तरीका है कि यदि हम एक्सएल बराबर एक्सी कर दें, यदि हम एक्सएल बराबर एक्सी कर देंगे तो आई हो जाएगी मैक्सिमम और प्रतिबाधा ये हो जाएगी मिनिमम। तो इसलिए हम अनुनादी परपथ की स्थिति जो होती है वो होती है एक्सएल बराबर एक्सी। एक तो ये विशेष स्थिति है जो अनुनादी परपथ बताएगी आपको, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो वो अनुनादी परपथ है। और अनुनादी परपथ होगा तो उसकी
ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसका जो पूरे परपथ की प्रतिबाधा होगी वो आर के बराबर हो जाएगी, यानी उसमें एक्सएल और एक्ससी दोनों आपके जीरो हो जाएंगे। अच्छा, अनुनादी परपथ पहचानने की एक कंडीशन ये हो रहा है, यदि वीएल बराबर वीसी हो जाए तब भी वो अनुनादी परपथ होगा। ठीक है, तो अनुनादी परपथ की दो कंडीशन है पहचानने की, और इन दोनों कंडीशनों को पहचान लिया तभी तुम कह देना अनुनादी परपथ अगर आपने पहचान लिया तभी समझ जाना जेड बराबर आर है। अच्छा, अनुनादी परपथ में अगर अनुनादी आवृत्ति पूछे तो अनुनादी आवृत्ति का होना होता है एफ बराबर 1/2 पाई रूट में एल सी। एल आपको पता है ये स्वप्रेरकत्व है और सी संधारित्र की धारता है, और ये अनुनादी आवृत्ति है। तो अनुनादी परपथ कौन सा होता है? अनुनादी परपथ सर वो होता है जिसमें धारा अधिकतम प्राप्त हो। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। 11वां जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है वो है प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति। तो मैं एक बात तुमसे पहले ही बता देता हूं, जो प्रत्यावर्ती धारा है और आपकी एक दिष्ट धारा है, दिष्ट धारा की होती है शक्ति P बराबर वी आई, ये वाली, ये फॉर्मूला होता है दिष्ट धारा की शक्ति का। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति नहीं होती, प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति होती है, औसत शक्ति P एवरेज, और इसका फॉर्मूला होता है V नोट I नोट अपॉन 2 और cos फाई। ठीक, अब V नोट क्या है आप जानते हैं, ये सब प्रत्यावर्ती विभव का अधिकतम मान, और आई नोट प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। अधिकतम मान बोलो या शिखर मान बोलो। ठीक, अब सर इस cos फाई क्या है तो आगे बताएंगे। अच्छा, अगर मैं 2 को √2 में बांट दूं तो क्या होगा सर, तो देखते हैं। तो अगर मैंने 2 को √2 में बांट दिया तो आपको पता ही है V नोट अपॉन √2 आई आर एम एस, सॉरी वी आर एम एस, और आई नोट अपॉन √2 आई आर एम एस और इनटू cos फाई। तो एक हो सकती है ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक, अच्छा अब मैंने कहा था cos फाई क्या है, तो cos फाई का नाम है शक्ति गुणांक, यानी कि पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक होता है cos फाई। अब सर इसका फॉर्मूला क्या है, तो एक तो फॉर्मूला में इससे बनाते हैं, तो cos फाई को अगर मैं इधर ही रखूं और आई आर एम एस वी आर एम एस को उसके बट्टे में ले आऊं तो ये हो जाएगा P एवरेज बट्टे आई आर एम एस वी आर एम एस। फिर सर क्या हुआ, तो P एवरेज क्या है, ये औसत शक्ति, और आई आर एम एस वी आर एम एस ये क्या होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि वर्ग माध्य मूल मान आभासी मान होता है। तो इस प्रकार ऊपर तो हुई और शक्ति और नीचे हो गई आभासी शक्ति। तो cos फाई की परिभाषा अगर लिखने आ जाए तो आप लिख सकते हो कि औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को cos फाई यानी शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या 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 बोला मैंने, दोबारा सुने, औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। इसे cos फाई से व्यक्त करते हैं, और यह विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं है, न इसका कोई मात्रक है। यह आप विशेष बात ध्यान रखें क्योंकि पेपर में 1 नंबर में इसका मात्रक पूछ सकता है वो। ठीक, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। और cos फाई का एक फॉर्मूला ये भी ध्यान रखें, R अपॉन जेड, R यानी प्रतिरोध और Z यानी प्रतिबाधा। ठीक, cos फाई का ये फार्मूला याद रखें। अच्छा, अगर मैं शक्ति के और 2-3 फॉर्मूले बताऊं तो और अच्छा रहेगा, यानी कि आप औसत शक्ति का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो वी आर एम एस का होल स्क्वायर R अपॉन जेड स्क्वायर, और एक ये भी लगा सकते हो P एवरेज का आई आर एम एस का होल स्क्वायर R। अब सर ये आए कहां से, तो देखो कुछ नहीं किया है, इस जो मेन फॉर्मूला है ना ये वाला, इसमें आपने cos फाई का मान रख देना है R अपॉन जेड, और एक बार आई आर एम एस की जगह रख देना है वी आर एम एस अपॉन जेड, और एक बार वी आर एम एस की जगह रख देना है आई आर एम एस इंटू जेड। तो आपके दोनों फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा, आगे इसमें जो 12वां पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि 12वां पॉइंट है आपका बांटहीन धारा। बांटहीन यानी ऐसी धारा जिसमें शक्ति की हानि बिल्कुल ना हो, ऐसी धारा जिसमें ऊर्जा की हानि बिल्कुल ना हो, ऐसी धारा कहलाती है बांटहीन धारा। जब परपथ में कोई शक्ति मानी ना हो तब परपथ में बहने वाली धारा बांटहीन धारा कहलाती है, यानी नॉट पावरलेस, यानी P बराबर 0। अगर ये कंडीशन P बराबर 0 है तो अगर मैं इसका शक्ति का फॉर्मूला लिखूं P बराबर आई आर एम एस बी आर एम एस cos फाई, तो अब बताओ आई आर एम एस और बी आर एम एस नीचे चला जाएगा 0 के, तो cos फाई कितना हो जाएगा सर 0, और अगर cos फाई 0 हो गया तो फाई बराबर पाई बाई 2। ठीक, तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि बांटहीन धारा की 3 कंडीशन है, P बराबर 0, शक्ति गुणांक 0 और कलांतर पाई बाई 2, ये बांटहीन धारा की कंडीशन है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ट्रांसफार्मर के वो फॉर्मूले जिनको करके आपका ट्रांसफार्मर का कोई प्रश्न नहीं बचेगा। ठीक, तो ट्रांसफार्मर के ये वो फॉर्मूले हैं, इनको आप कर लेंगे तो ट्रांसफार्मर से संबंधित तो कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं बचेगा जो आपसे ना हो पाए। तो ट्रांसफार्मर, अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि ट्रांसफार्मर के अंदर सर प्राथमिक कुंडली होती है और सर द्वितीयक कुंडली होती है। ठीक ना,
तो बस हो गया बस। तो NS अपॉन NP बराबर VS अपॉन VP बराबर ES अपॉन EP बराबर अरे सर ये क्या कर रहे हो NS में, तो मैं बताता हूँ ना मैं किस लिए हूँ। तो देखो इनसे ही बन जाएंगे। तो NS अपॉन NP बराबर VS अपॉन VP, एक फॉर्मूला ये बन गया। अब फिर हम NS अपॉन NP को IP के संग ले लेंगे। तो NS अपॉन NP बराबर IP अपॉन NS, IP अपॉन IS, और VS अपॉन VP बराबर IP अपॉन IS। सर नहीं समझ में आया तो देखो यहां पर। तो NP, P माने प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP, N होती है फेरों की संख्या, और P प्राथमिक कुंडली, और NS द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, IS द्वितीय कुंडली में धारा, IP प्राथमिक कुंडली में धारा। उसी प्रकार VS क्या हुआ, द्वितीय कुंडली में सर व्यव, VP क्या हुआ, प्राथमिक कुंडली में व्यव। तो ये सब फॉर्मूले उसमें साफ साफ क्वेश्चन में मिलेगा आपका कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या इतनी है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या इतनी है, द्वितीय कुंडली में व्यव इतना है, तो प्राथमिक कुंडली का व्यव बताओ। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। इसमें ट्रिक याद रखेंगे आप, एस 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 सेम सेम ऊपर, नीचे पी पी ये भी सेम है, लेकिन आई में आपका थोड़ा विपरीत हो जाएगा, ठीक। तो VS द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती व्यव और VP प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती व्यव। एक तो फॉर्मूला ये हो गया ट्रांसफार्मर का। दूसरा फॉर्मूला है आपका ट्रांसफार्मर की दक्षता। कभी कभी पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है। सर ये दक्षता होती क्या है? दक्षता का मतलब है बेटा एफिशिएंसी, यानी कि किसी मशीन को हम कितना कार्य दे रहे हैं और वह उसका कार्य कितना काम हमें करके दे रही है, यानी कि हम उसे कितना कार्य करने को दे रहे हैं और वो हमें कितना कार्य करके दे रही है, तो वो कहते हैं दक्षता। और एक बात मेरी विशेष ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो, ठीक। यानी हम जिस किसी मशीन को जितना काम दें वो उतना ही काम करके दे, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है ई, और उसका फॉर्मूला होता है निर्गत शक्ति बट्टे आगत शक्ति, यानी कि कितनी शक्ति उसमें से निकली है और कितनी शक्ति हमने दी है, अर्थात कितना हमने उसे कार्य दिया है और उसने कितना कार्य दिया है, बस हो गया। तो ई बराबर आउटपुट पावर निर्गत शक्ति बट्टे इनपुट पावर आगत शक्ति, ठीक। अच्छा दक्षता अगर प्रश्न में पूछ ले, बस कुछ नहीं है, यही बच्चों को डर लगता है। दक्षता अगर प्रश्न में पूछे कुछ नहीं करना, तुम्हें ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालनी है और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया। तो अगर दक्षता प्रश्न में पूछे तो पहले हम ई बराबर आउटपुट पावर इनपुट पावर लगा के पहले फॉर्मूला निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मान आ जाएगा प्रश्न में, ये आ जाएगी दक्षता प्रश्न में, ठीक है। अब सर ये आगत शक्ति निर्गत शक्ति होती क्या है, तो ठीक है हम बताते हैं। तो आगत शक्ति यानी प्राथमिक कुंडली की अगर मान है कि प्राथमिक कुंडली में से हम आगत शक्ति देते हैं, तो आगत शक्ति यानी P प्राथमिक, P माने शक्ति और प्राथमिक कुंडली की शक्ति से हम आगत शक्ति कह सकते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा VP इंटू IP, यानी कि प्राथमिक कुंडली का व्यव इंटू प्राथमिक कुंडली की धारा। इसी प्रकार निर्गत शक्ति यानी द्वितीय कुंडली की शक्ति, तो वहां हो जाएगा VS इंटू IS, यानी द्वितीय कुंडली का व्यव गुणा द्वितीय कुंडली की धारा, बस हो गया। तो ये जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं ट्रांसफार्मर के, इन दोनों फॉर्मूलों को कर लोगे तो ट्रांसफार्मर कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बचने वाला, ठीक। अच्छा एक नोट पॉइंट और ध्यान रखें, एक नंबर का बता देता हूं मैं। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है, और आप जी जानते होंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक को किस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, एम से, ठीक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरक तो ये आपके प्रत्यावर्ती धारा से पिछले चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले में, ठीक है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा ये विशेष है, यहां से आपके 1-2 नंबर के छोटे छोटे सवाल बनते हैं और बच्चे उसे गलत कर लेते हैं। अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में आपसे अमीटर या वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूछा है, ठीक, पाठ्यांक पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका वर्ग माध्य मूल मान निकाल देना है। यानी मेरे कहने का मतलब जो है पाठ्यांक वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होता है, ठीक। अच्छा एक बात यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी आवश्यक लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये ना समझें कि ये हमारे लिए आवश्यक है, दोस्त को भेज दूंगा तो दोस्त भी पढ़ जाएगा, दोस्त के नंबर ज्यादा आ जाएंगे, प्लीज ये ना समझें। और अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने जो पढ़ते रिलेटिव उनमें भी शेयर करें जिससे वो भी पढ़ सके, ठीक है। और इस वीडियो में कोई भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत है, मिस्टेक है, हो गई है कहीं से तो माफ करें, और कहीं आपको गलती लगती है तो कमेंट जरूर करें जिससे मैं अगली वीडियो में सुधार सकूं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास का कोई भी प्रश्न हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं उस क्वेश्चन को आपके वीडियो बना के या फिर व्हाट्सएप पे कमेंट करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। और 25-24 फरवरी से आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू हैं, हाई स्कूल और इंटर के, तो आप उसकी अच्छी तरह तैयारी करें।
क्योंकि यही अंतिम समय है। क्योंकि कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। पूरे साल आपने क्या किया कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही वो महीने हैं, अंतिम महीने, जिसमें आप जो कुछ कर लोगे वही आपकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।